बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर चैपलिनेस्क बाय हार्ट क्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम टाइटल, सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ट्रिब्यूट है किसको? चार्ली चैपलिन के। जैसे यहाँ पे इस पोएम का टाइटल क्या है? चैपलिनेस्क मींस ये किसकी तरफ इशारा है, किसको हिंट कर रहा है, किसको मेंशन कर रहा है? चार्ली चैपलिन को। चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर से आप बखूबी वाकिफ़ हो कि चार्ली चैपलिन थे कौन। द टाइटल इमीडिएटली इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन टू द रिनाउंड एक्टर एंड फिल्म मेकर चार्ली चैपलिन। तो ये एक एक्टर थे और फिल्म मेकर थे चार्ली चैपलिन। बाय इन्वोकिंग चैपलिन्स नेम हार्ट क्रेन पेज ट्रिब्यूट टू द आइकॉनिक फिगर एंड हिज। तो ये एक किस्म का ट्रिब्यूट जो है किसको पेश कर रहे हैं? चार्ली चैपलिन को। और चार्ली चैपलिन कौन थे? ये एक एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, मींस एक कॉमेडियन थे। आपने इसके वीडियोस देखे होंगे फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब पे। लोगों को इंटरटेन करते थे। Characteristics of Chaplin's films. The term Chaplinesque encapsulates the distinctive characters found in Chaplin's films. It implies a blend of humor, pathos and social commentary. अब उसके वो किस टाइप के एक्टर थे या किस तरह के फिल्म्स, किस तरह की वीडियोस जो है शूट करते थे, उसकी वीडियोस में आप अमूमन देखते थे कि एक किस्म की सोशल कमेंट्री, ह्यूमर और पेथोस वगैरह होती थी। ठीक है। और इसका अपना एक स्टाइल होता था चार्ली चैपलिन का। दिस सेट्स द टोन फॉर द पोएम सजेस्टिंग दैट इट माइट कंटेन अ सिमिलर ब्लेंड ऑफ इमोशंस एंड सोशल क्रिटिक्स। Resilience and hope. Charlie Chaplin's on-screen character, the trumpet, embodies resilience, optimism, and a fighting spirit in the face of adversity. The title Chaplinesque suggests that the poem may explore similar themes of resilience, hope, and finding moments of beauty and love. अब ये इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये अगर इसके टाइटल सिग्निफिकेंस में ये तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि चार्ली चैपलिन किस टाइप के इंसान थे। चार्ली चैपलिन हमेशा जो है लोगों को हंसाते थे। एक ऐसे सिचुएशन में भी जहाँ पे हंसना बिल्कुल नहीं बनता था लेकिन फिर भी ये लोगों को हंसाते थे। उसकी मेन यही इसकी ब्यूटी थी। ठीक है। एक यही मोमेंट्स को जो थे ये इंजॉय करते थे और एक किस्म का होप जो है लोगों के अंदर बिल्ड करते थे। रेजिलेंस, होप एंड फाइंडिंग मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी एंड लाफ्टर amidst a challenging and alienating world. Artistic inspiration. The title highlights the influence and inspiration that Chaplin's artistry has on the poem. It suggests that the speaker of the poem drawn inspiration from Chaplin's work. अब यहाँ पे राइटर के बारे में बताया गया है कि राइटर ने ऑब्वियसली किससे इंस्पायर हुए हैं? चार्ली चैपलिन के वर्क से। तभी इसने ये पोएम का जो टाइटल है, जो नाम है, वो क्या रखा है? चैपलिनेस्क। चैपलिनेस्क इसलिए इसने ये नाम रखा है। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये पोएम जो है ऑब्वियसली हार्ट क्रेन ने लिखा है और ये 1899 में इसकी बर्थ हुई थी हार्ट क्रेन की और 1932 में इसकी डेथ हुई। इसकी डेथ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसकी शो बायोग्राफी में कि सुसाइड इसने की थी। 20वीं सेंचुरी के इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। ठीक है। पब्लिकेशन की बात करें तो ये 1930 में ये पोएम पब्लिश हुई और इसके एक कलेक्शन था द ब्रिज के नाम से, जिसे पिछली वीडियो में हमने टू ब्रिज लाइन एक पोएम है ये हार्ट क्रेन का, उसको हमने डिस्कस किया था। सो वो पोएम भी द ब्रिज कलेक्शन में ही पब्लिश हुई थी। इसी तरह ये पोएम भी द ब्रिज कलेक्शन में ही पब्लिश हुई है। सो इसके पोएम्स में क्या हमें देखने को मिलते हैं? एक तो अमेरिकन हिस्ट्री, मॉडर्निटी एंड द इंडिविजुअल स्ट्रगल विद इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। जहाँ एक दुनिया तरक्की करती है या एक मुल्क तरक्की करता है तो वहाँ पे अपने आप को बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और टाइटल जो है थर्ड पॉइंट है। टाइटल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ पिछले स्लाइड्स में कि टाइटल में है क्या। स्ट्रक्चर की बात करें, चैपलिनेस्क इज़ अ फ्री वर्स फॉर्म मीनिंग इट डज़ नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम। इसका कोई राइम स्कीम, ज़्यादातर इरेगुलर पंक्चुएशंस का यूज़ किया गया है इस पोएम में। इमेजरी, क्रेन एम्प्लॉयज़ विविड एंड इस पोएम में इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। टोन,
The tone of the poem like fluctuates between disillusionment and hope. तो इस पोम में क्या है, इसका जो टोन है वो डिसइल्यूजनमेंट और होप के बीच में. लाइक क्रेन एक्सप्रेसेस a sense of despair and isolation in the urban landscape, but he also highlights the resilience and humanity found in Charlie Chaplin's character. तो चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर में क्या था, एक रेजिलेंस और एक ह्यूमैनिटी भी हमें देखने को मिलती है. ऑफरिंग अ ग्लिमर ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो किस चीज़ का सबूत है, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है. ऑप्टिमिज्म मीन्स उम्मीद को, होप. अब अगर पोएम ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले जो 4 लाइन है, इन लाइन्स का मतलब ये है कि वी मेक आवर मीक एडजस्टमेंट्स contained with such random consolations as the wind deposits in slattered and too ample pockets. The speaker reflects on the ways in which individuals adapt and find contentment in their lives. They describe these adaptations as meek adjustments, indicating a humble and submissive approach to their circumstances. Despite the challenges they face, they find solace in random consolations that come their way, linked to things the wind deposits into slippery and overly spacious pockets. The stanza captures the theme of finding satisfaction in small, unexpected moments of comfort amidst the difficulties of life. देखो ये स्टेंजा किस चीज़ के बारे में, ये स्टेंजा हमें बताता है कि हमने अपने आप को किस तरह खुश करना है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को किस तरह अपने आप को लाइक एक किस्म की खुशी देनी है. जिस तरह यहाँ पे इस पूरे जब हमने टाइटल सिग्निफिकेंस की बात की, वहाँ पे हमने बात की थी चार्ली चैपलिन की. सो चार्ली चैपलिन भी हर मोमेंट को एंजॉय करते थे, हर मोमेंट में लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे. सो सेम टू सेम यहाँ पे जैसे लास्ट में बताया गया है कि हमें क्या थीम्स देखने को मिलते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई करना किसी भी स्मॉल, किसी भी छोटे से छोटे सिचुएशन में, या जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स ऑफ कंफर्ट के, सुकून के, कंफर्ट में सुकून, और या आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हो तो अपने आप को खुश करना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये चीज़ जो है इस स्टेंजा में बताए गए हैं. बाकी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो मैंने अभी भी आपको पॉइंट्स बताए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसी से रिलेटेड लिख लें, आपको इंशाल्लाह बेहतर नंबर मिलेंगे. For we can still love the world who find a famished kitten on the step and no recesses for it from the fury of the street or warmth on elbow coverts. अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका मैं मतलब बता देता हूँ इन 4 लाइन्स का. ये नीचे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी है. इन 4 लाइन्स में एक बिल्ली का जो बच्चा होता है उसके बारे में बताया गया है. किटन क्या मतलब है, बिल्ली के बच्चे के बारे में है कि जिस तरह एक किटन लाइक अपने आप को जो है मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं करता, किसी के डोर स्टेप पे आती है तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता. तो हमें बिल्कुल एक किटन की तरह, जैसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, हमें जिस तरह वो किटन के बच्चे की समटाइम्स हम हेल्प करते हैं, इसी तरह हमें हर इंसान की, जैसे किटन के बच्चे की तो हम कभी कभार हेल्प करते हैं, लेकिन हमें हर इंसान की हेल्प करनी चाहिए. और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही दफ़ा या एक ही वक्त में आए तो आप उसकी हेल्प करें, बल्कि हर वक्त किसी भी सिचुएशन में किसी भी बंदे की हमें हेल्प करनी चाहिए. सो दिस स्टेंजा एम्फसाइज द स्पीकर्स एम्पैथी. यहाँ पे देखो मेंशन भी बताया गया है कि एम्पैथी को लाइक एम्फसाइज कर रहा है, एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू दोज इन नीड, कि जो लोग ज़रूरत में होते हैं, जिनको आपकी ज़रूरत होती है, उनकी मदद करना. हाईलाइटिंग द थीम ऑफ कंपैशन एंड द पावर ऑफ स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. किसी की भी लाइक आप किसी के सामने किसी को लाइक आई सेड के एक काइंड वे में पेश आना किसी से, सो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन. तो ये स्टेंजा में ये बात बताई गई है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. वी विल साइड स्टेप एंड टू द फाइनल स्मैक डेली द डोम ऑफ दैट इनविटेबल थंब that slowly chaps its puckered index toward us, facing the dull squint with what innocence and what surprise. The speaker expresses a defiant and playful attitude towards the impending doom. अब यहाँ पे एक जैसे हम डूम्सडे नहीं होता, क़यामत, यानी क़यामत के दिन, या हम कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बारे में बताया गया है. सो उस चीज़ से रिलेटेड बताया गया है. और स्पीकर हमें ये भी बताता है, जो पोइट है वो हमें ये भी बताता है कि हमें हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझते हो कि यार ये मतलब डूम्सडे आएगा तो हमारे साथ ये होगा.
आपने जैसे हमने पिछले स्टेंजा में डिस्कस किया था कि हमें एक किसी न किसी भी बंदे की हेल्प करनी चाहिए जब वो नीड में होता है। तो सेम टू सेम हमें किसी भी हाल में, जिस तरह इस स्टेंजा में भी यही चीज़ बताई गई है कि किसी भी हाल में किसी भी बंदे की हेल्प करनी चाहिए, और किसी को भी जो है अपनी जो विलिंगनेस है वो शो करनी चाहिए और अपनी रेजिलेंस जो है शो करनी चाहिए। विलिंगनेस रज़ामंदी को कहते हैं। मतलब अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं और हमें हर हाल में करना चाहिए, मतलब अपनी विलिंगनेस जो है शो करनी चाहिए, अपनी रेजिलेंस शो करनी चाहिए। And yet these fine collapses are not lies more than the parakeets of any pliant cane. Our obsequies are in a way no enterprise. We can evade you and all else but the hurt. What blame to us if the hurt live on? So the speaker reflects on the nature of their own vulnerabilities and failures. They assert that despite these apparent collapses, they are not deceitful or false. ओवरऑल इस पूरे स्टेंजा में इंसान की नाकामी के बारे में बताया गया है कि स्पीकर यानी ख़ुद अपने बारे में बता रहा है कि जब इंसान नाकाम होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ख़त्म हो गए हो या आपकी लाइफ बाकी नहीं रहती। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये किस्म के मूवमेंट्स होते हैं, तो आपने इनका सामना करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने ये शौक वगैरह या अपने आप को डिफीट नहीं समझना, अपने आप को शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। द स्पीकर क्लेम्स दैट दे कैन एलूड और अवॉइड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इन्फ्लुएंसेस। तो स्पीकर हमें ये भी बताता है इस लाइन्स में कि ये जो सारी चीज़ें होती ये नेचुरल मतलब गॉड की तरफ से होते हैं और हमें इसका सामना करना चाहिए, हमें जो है हार वगैरह नहीं माननी चाहिए। द गेम enforces smirks but we have seen the moon in lonely alleys make a grill of laughter of any empathy ash can, and through all sound of gaiety and quest have heard a kitten in the wilderness. अच्छा, ओवरऑल इस स्टेंजा का मतलब ये है, ये स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो सोसाइटियल एक्सपेक्ट है, मतलब हम सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं। तो पॉइंट हमें कहता है कि आपने बिल्कुल उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, आप ख़ुद कुछ करें ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इंसान जो है खुद अकेले भी चमक सकता है, जिस तरह यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है मून की, कि मून है मतलब चाँद है, वो अकेले चमक रहा है, उसके साथ कोई और नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो सोसाइटी के लोग हैं वो चलेंगे तभी आप चमकेंगे, नहीं, आप अकेले भी चमक सकते हैं, आप अकेले भी अपने आप को खुश रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन हो आपके साथ। सो दिस स्टेंजा हाईलाइट्स द थीम ऑफ फाइंडिंग अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ जॉय। जिस तरह कहते हैं कि अपने आप को खुश करने के लिए अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज की तलाश। द कंट्रास्ट बिटवीन सोसाइटियल फेस एड्स एंड जेन्युइन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस जो जेन्युइन मतलब हकीकी, जो आपके हकीकी एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे रिलेटेड अपने आप को खुश करना। एंड द अप्रिसिएशन फॉर द सिंपल एंड ऑथेंटिक मोमेंट्स इन लाइफ। और अब इसके अगर थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है हमारे पास मॉडर्निटी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ये इस जो जितने भी पोएम्स हैं हार्ट क्रेन के, उसमें आपको ये थीम ज़रूर देखने को मिलता है। सो मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आप उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है कि जब दुनिया में इंडस्ट्रीज़ का रुझान बढ़ गया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ लगने लगे और इस तरह मॉडर्निटी आई, तो बहुत से जो हमने इसका पिछला पोएम डिस्कस किया था ब्रुकलिन ब्रिज, तो उसमें भी यही बताया गया है कि ये इंसान की सबसे पहली कामयाबी थी कि उसने इतना खूबसूरत ब्रिज बनाया है। ये जो ब्रुकलिन ब्रिज है ये अमेरिका में है। तो आप उस पोएम को ज़रूर सुन लीजिएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। दूसरा है एलिनेशन एंड लोनलीनेस। द थीम ऑफ एलिनेशन एंड लोनलीनेस इज सेंट्रल टू द पोएम। द स्पीकर contemplates the isolation experienced in the city where individuals become lonely figures amidst the crowds. So इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि एलिनेशन और लोनलीनेस ये भी ज़रूरी है लाइफ में। जिस तरह हमने आई थिंक 4th स्टेंजा में डिस्कस किया था, 5th में सॉरी, कि जैसे मून है वो अकेले भी चमक सकता है, आप भी ज़रूरी नहीं कि आप सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन या सोसाइटी से अपने आप को मतलब सोसाइटी से जो है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो रख ले। सो ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को अकेले भी खुश रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
जब आप नाकाम भी होते तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है, आप उस नाकामी से बहुत कुछ सीखते हैं। रेजिलेंस एंड होप, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया था फोर्थ स्टैंजा में, कि अगर आप नाकाम होते तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपने आप को जो है गिरा दे या अपने आप को या एक शिकस्त तस्लीम कर ले। आपने अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। ये जो नाकामी होती है, शिकस्त होती है, ये हमेशा नेचुरल होती है। सो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ की जो है एंडिंग हो जाती है। पावर ऑफ आर्ट, अब ये चार्ली चैपलिन के बारे में बताया गया है इस थीम में, कि चार्ली चैपलिन का क्या मतलब, एक किस्म वो भी एक आर्टिस्ट थे, फिल्म मेकर थे, एक्टर थे, लोगों को हंसाते थे। सो ये थीम जो है उससे रिलेटेड है। द स्पीकर पॉइंट सोलेस इंस्पिरेशन ऑफ चैपलिन्स फिल्म विच सर्व एज अ मीन्स टू ट्रांसेंड द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। और वो बंदा जो चार्ली चैपलिन था, उसने कितनी हार्डशिप्स का सामना किया था अपनी लाइफ में। सिंबलिज़म की बात करें तो चार्ली चैपलिन किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है, ये पूरे पोएम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिलेंस को, ह्यूमैनिटी को और द पावर ऑफ आर्ट को। बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा सिंबल है वो है सिटी स्केप। द सिटी स्केप सिम्बलाइजेज मॉडर्निटी। अब सिटी किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? मॉडर्निटी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इसी तरह एलिनेशन को। और सिटी में क्या होता है, आप अपने आप को अकेले भी फील करते हो, ठीक है। आप बेहतर जानते हो, अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको बेहतर पता होता है कि सिटी में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने काम से काम रखते हैं। फिर हमारे पास है आयरन एंड गर्डर्स। द इमेजरी ऑफ आयरन एंड गर्डर्स इन द पोम सिम्बलाइजेज द कोल्ड मैकेनिकल नेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अब कोल्ड यहाँ से मुराद गर्म को, ठंडा को नहीं कहते, बेरहम को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है? ये आयरन या गर्डर जो है सिम्बलाइज़ कर रहा है जो सिटी के या जो नए मॉडर्न वर्ल्ड के, जो हमें एक किस्म के जो कोल्ड नेचर देखने को मिलता है, लोगों का जो बेरहम नेचर देखने को मिलता है, और जो मैकेनिकल नेचर है मॉडर्न वर्ल्ड का, वो हमें देखने को मिलता है। दे रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिम्बलाइज द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इस चीज़ को भी सिम्बलाइज़ कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत से जो लोग हैं उनको जो है डीह्यूमनाइज किया जाता है, ठीक है। अगला जो लास्ट है वो है आइज़। द रेफरेंसेस टू आइज़ थ्रू आउट द पोएम सिम्बलाइज ऑब्जर्वेशन। आइज़ किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं? हमेशा ऑब्जर्वेशन को, परसेप्शन को, एंड द एक्ट ऑफ विटनेसिंग किसी को, विटनेस मीन्स आईनी शाहिद। तो ये इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है। बाकी इसके नीचे जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पे इसलिए मैं एक चीज़ जो है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग आउट नहीं करता बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इट मे टेक टू 40 मिनट्स। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग जो नीचे इम्पोर्टेंट्स आपको लगते हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो एक और इसके जो तीन सिम्बोलिज़म है वो है फ्लेम रैप्ड शोल्डर्स। द इमेज ऑफ फ्लेम रैप्ड शोल्डर्स रिप्रेजेंट्स लॉन्गिंग फॉर वार्मथ, इंटीमेसी एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस। इट सिम्बलाइजेज डिज़ायर्स फॉर डीपर कनेक्शंस एंड अ सर्च फॉर मीनिंग बियॉन्ड द सुपरफिशलिटी ऑफ अर्बन लाइफ। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? ये ऑब्वियसली लॉन्गिंग फॉर वार्मथ को, इंटीमेसी को, और स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस को। और ये जो आपके डिज़ायर्स होते हैं, एक डीपर कनेक्शंस होते हैं, किस चीज़ के लिए? जो अर्बन लाइफ के लिए होते हैं, मींस जो शहर की ज़िंदगी के लिए जो आपके डिज़ायर्स होते हैं, उस चीज़ को जो है सिम्बलाइज़ करता है। लाफ्टर। लाफ्टर जो इम्पोर्टेंट थीम है, सिंबल है, ये रेजिलेंस, हैप्पीनेस, एबिलिटी टू फाइंड ब्यूटी एंड सोलेस एमिडिस्ट एडवर्सिटी, ये इस चीज़ को जो है सिम्बलाइज़ करता है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एट मेलवेलीज टॉम्ब बाय हर्ट क्रेन, ये नेक्स्ट पोएम हम इसका डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।